हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। लास्ट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात करते हैं, देन हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसमें हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है वो भी करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है वो भी करेंगे, और तीसरी चीज़ जो आपके लिए कुछ जानना ज़रूरी है उसकी भी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलो शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्चुअली में जो मेल चीज़ है वो कहाँ से आया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही नॉलेज की बात करते हैं जो आप लोगों शायद पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि कैसे किसी का सेक्स मालूम करते हैं, मतलब वो मेल है कि फीमेल है ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोनों में 46 ही होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, मेल में भी कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम है वो पाए कहाँ जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके एक्स वाई गैमीट्स में और फीमेल में एक्स एक्स गैमीट्स में। ठीक है, अब एक्स वाला एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो अगला जो बनेगा वो बनेगा एक्स एक्स टाइप का गैमीट। ठीक है, अब यही एक्स वाला अगर वाई के साथ फ्यूज करता है तो गैमीट बनेगा एक्स वाई टाइप का। ठीक है, अब ये वाला एक्स बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्ट करेगा एक्स के साथ, तो ये फर्दर बनाएगा एक्स एक्स। ठीक है, अब ये एक्स इस वाई के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा एक्स वाई टाइप का गैमीट। ठीक है, तो एक्स एक्स वाला जो होता है ये आपका बनाएगा फीमेल को, और ये जो एक्स वाई वाला है ये मेल को, ये भी मेल को, और ये फीमेल को। ये तो चलो वो बातें हो गई जो आपने पढ़ रखी हैं, इसमें कुछ नया नहीं था, सभी जानते हैं। अब पूछना मुझे आपसे ये है कि जरा एक चीज बताओ, आपने जैसे कोई फॉर्म भरा है उसमें पूछा जाता है सेक्स, एक ऑप्शन होता है सेक्स का, फिर ऊपर लिखा होता है मेल, फीमेल, एंड तीसरा लिखा होता है अदर। डेफिनेटली सभी जानते हैं अदर में किसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो अदर वाला पोर्शन है ये कैसे बनते हैं? मैं बात कर रहा हूँ किन्नरों की। वो जो किन्नर होते हैं ना, जब किसी के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो बधाई देने आते हैं, शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आते हैं, है ना, अपने मन से पहुंच जाते हैं एकदम से। कहीं भी आपके मैरिज हॉल वगैरह में बिना बुलाए, आप सोचते हैं कि जल्दी से निकल ले, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कैसे बनते हैं। यहाँ पर तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हो गया, फीमेल हो गया, अब ये अदर वाला तो कहीं बना ही नहीं, या तो मेल बनते हैं या फीमेल बनते हैं। तो आइए आज इस लेक्चर में यही चीज हम लोग जानेंगे। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जानेंगे कि ये जो अदर वाला ऑप्शन है ना, ये भी कैसे आते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है या क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो किन्नर बन जाते हैं। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपके दो पोर्शन आते हैं। ठीक है, मेनली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि हेडिंग डली है मेल रिप्रोडक्टिव
system consists of two portion। दो चीजें आती हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। पहली चीज कि भाई हमें ये पता करना है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है। ठीक है, तो पहला चीज होता है कि विच प्रोड्यूस जर्म सेल, विच प्रोड्यूस जर्म सेल, जो कि जर्म सेल प्रोड्यूस कर। सेकेंड चीज, पहला जर्म सेल तो बन गए, दूसरा चीज अब इन जर्म सेल को वहां पहुंचाना है जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। तो सेकेंड पोर्शन जो आता है जिसका काम होता है, उसका काम क्या होता है कि दैट deliver the germ cell to the site of fertilization, क्या चीज है जो फर्टिलाइजेशन वाली जगह पर ले जाएगा। तो एक एक करके हम लोग दोनों की बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग बात करते हैं, कहते हैं टेस्टिस। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस की बातें करते हैं कि ये टेस्टिस कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, कहाँ पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। तो यही नीचे बना लें या इसको रफ करके पूरे में फिगर बनाकर देखते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से फिगर पूरा डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब यहां पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर ये क्या बना दिया, डब्लू? ये वो गोवा वाला डब्लू नहीं है जिसके नीचे कई सारा खजाना गड़ा रहता है, वो डब्लू नहीं है। ये स्ट्रक्चर है आपके, ये समझ में आ गया? ठीक है, ये आपके टेस्टिस जो कि अटैच्ड होते हैं कहाँ, फ्लोर ऑफ स्क्रोटम। हमारे टेस्टिस हमारे बॉडी के आउटसाइड वाले हिस्से में पाए जाते हैं जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, यहां पर टेस्टिस पाए जाते हैं। अब ऊपर ये किससे जुड़े होते हैं उसको भी देखते हैं। चलो ये क्या बना दिया तो समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमने देखा कि दो गैमेट फ्यूज करते हैं, उससे जाइगोट बनता है। गैमेट फ्यूज करते हैं, गैमेट फ्यूज किए, उससे फर्दर जाइगोट बना, जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि ये एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है, हमें नहीं मालूम। क्या होगा कि ये एम्ब्रियो जैसे ही 7वें 8वें 9वें महीने के आसपास पहुंचेगा, फुली मैच्योर होगा, उसमें टेस्टिस बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, मेल है तो टेस्टिस बनेंगे, फीमेल है तो ओवरी बनेंगी। तो ये जो टेस्टिस और ओवरी जो होती हैं ये एब्डोमेन में बनती हैं। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एब्डोमेन में बनती हैं। ये स्क्रोटम वाले हिस्से पे नहीं बनती, ये एब्डोमेन पे बनती है। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद ये टेस्टिस डिसेंड होकर के स्क्रोटम में आती हैं। ठीक है, और ये स्क्रोटम में जिसके थ्रू आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, दैट इज इंग्वाइनल कैनाल। ये क्या है,
ये है आपकी टेस्टिस। अब आते हैं मेन पॉइंट में कि कई बार क्या होता है कि ये टेस्टिस जो है आपकी एब्डोमेन से उतर करके नीचे स्क्रोटम में नहीं आती या फुली मैच्योर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये स्क्रोटम में नहीं आ पाती। और उस वक्त पे क्या होता है, जब ये टेस्टिस स्क्रोटम वाले हिस्से पे नहीं आती तो उस वक्त जो बनता है वो ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है, वो होता है किन्नर। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, जब सिंपली बच्चे का जन्म हुआ तब हमें नहीं पता कि वो मतलब किन्नर बनेगा कि नहीं। उस वक्त तो क्या हुआ, वो नॉर्मल एक मेल की तरह हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ वक्त बाद देखा गया कि अब ये जो टेस्टिस है उसके स्क्रोटम में नहीं आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन टेस्टिस ने काम करना स्टार्ट नहीं किया, उसमें जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हुए। क्या होता है कि 13-14 साल जब बात आती है प्यूबर्टी की, जब आपके मेल हॉर्मोन्स, इन टेस्टिस से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और वो टेस्टोस्टेरोन आपका काम करता है अग्रेसिवनेस वगैरह में। आपने देखा होगा कि इस उम्र में जब आप 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, 11th में होते हैं, तो उस उम्र में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा जोश होता है। आप कोई भी काम दे दो वो करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। जिम जाते हो तो सोचते हो सबसे भारी वाला कौन सा है, वो उठाता हूँ। एकदम सलमान खान की तरह बॉडी पहले दिन चाहिए। किसी से लड़ना हो तो तुरंत एकदम मारने पे उतर आते हैं, है ना। कोई भी काम करने को कह दो तो तुरंत एकदम राजी रहते हैं, हर दम मतलब एकदम जोश के साथ तैयार रहते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स, ये जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं ना, इनकी वजह से आप में अग्रेसिवनेस रहता है। और यही एक कंडीशन होती है, आपको मैं बताऊं एक कंडीशन, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक टर्म होता है कैस्ट्रेशन। सुना है क्या टर्म? नहीं सुना है तो मैं इसका एक मतलब बताता हूँ। कैस्ट्रेशन एक वर्ड होता है, आपने देखा होगा कि कई बार बाजारों में क्या होता है, बहुत हट्टे कट्टे एकदम सांड टहलते रहते हैं। मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। सांड देखा है, सांड देखा होगा, बाजार में टहल रहा होगा, किसी को भी मार रहा होगा, कहीं भी घुस जा रहा होगा, है ना, एकदम पूरा तहस नहस करके रखा होगा जिस इलाके से गुजरेगा। तो क्या होता है कि कई बार इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जो एनिमल्स पालते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बछड़ा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे में ही अर्ली एज में उस बछड़े के टेस्टिस को फोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो अग्रेसिवनेस होता है वो खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, वो नॉर्मल बैल बन जाता है। आपने देखे बैल देखे हैं, सांड देखे हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। आपने बैलों को कभी भी अग्रेसिवनेस में नहीं देखा होगा कि किसी को भी मार रहे हैं, कहीं भी घुस जा रहे हैं। कभी बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे नहीं होंगे, लेकिन ये सांड में होता है। तो सांड में क्या होता है, कैस्ट्रेशन नहीं होता तो वो सांड बन जाता है। अगर उसका कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो वो बैल बन जाता है। फिर क्या होता है कि वो एकदम शांत होता है, जो आप काम कराएंगे वो काम करेगा, उसमें कोई एग्रेसिवनेस नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, एनिमल्स में कैस्ट्रेशन किया जाता है, उनके टेस्टिस को जो है वो फोड़ देते हैं ताकि उन्हें अपने यूज कर सके हम लोग खेती वगैरह में। ठीक है, तो ये कैस्ट्रेशन होता है, टेस्टिस को ब्रेक कर देना, टेस्टिस को ब्रेक करना या क्रैक करना, फोड़ देना, क्रैक करना। ठीक है, ये प्रोसेस होती है आपकी एनिमल्स में, एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको एक बताई कि अगर आपकी ये टेस्टिस एब्डोमेन से उतरकर नीचे स्क्रोटम में ना आए तो उस कंडीशन में क्या होगा, किन्नर बनेगा। ठीक है, तो टेस्टिस अगर एब्डोमेन से डिसेंड होकर स्क्रोटम में ना आए, ना आए, ठीक है, तो उस वक्त जो बनेगा दैट इज किन्नर।
क्या है कि जब पैदा हुए तो देखने में एकदम मेल था, ठीक है, उसमें पेनिस पाया जा रहा था, सब चीजें थी, लेकिन ये टेस्टिस का कोई चेक नहीं करता है, ठीक है, और वैसे भी ये वक्त के साथ आती हैं, तो किसी को मालूम भी नहीं होता कि आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है, तो ये कोई निश्चित नहीं होता है कि वो किन्नर होगा या नहीं, वो सडनली ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ये बाद में पता चलता है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इस टेस्टिस को हम लोग डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमें बात करनी है कि जो टेस्टिस है उसका काम क्या है और उससे स्पर्म कहाँ से बनते हैं, ठीक है, तो ये बात करते हैं, तो इसे रफ करते हैं, आगे चलते हैं। बात करते हैं हम लोग टेस्टिस की। ठीक है, तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ ऐसा। एक टेस्टिस ले लिया, नीचे सेम जैसा होता है वैसे रख दिया, हम लोग थोड़ा सा ऊपर का पार्ट देखते हैं। नीचे वाले हिस्से को सेम रखते हैं, ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमें क्या दिखाई देगा कि टेस्टिस में ऊपर हमें कुछ लोब दिखाई देंगे, ऐसे ये कुछ हिस्से दिखाई देंगे। दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। इन लोब्यूल्स में अंदर आपको कुछ ऐसे ये स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ये ठीक है, ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। These are called seminiferous tubule, इनको बोलते हैं seminiferous tubule, seminiferous tubules, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके एक नेटवर्क जैसे, एक जाल जैसी संरचना से जाकर मिलेंगे, जैसे एक नेटवर्क बना होगा, जाल बना होगा, वहां पर पे जाकर के मिलेंगे, ठीक है, ये ऐसा एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा, वहां पर पे जाकर मिलेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे, दैट इज रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटी का मतलब जो होता है वो होता है नेट, नेट या नेटवर्क, आप जो भी कहते हैं, जाल वगैरह, ठीक है, नेटवर्क जिसका मतलब होता है जाल, हिंदी में जाल, ठीक है, एक जाल की तरह स्ट्रक्चर होगा, ऐसे कुछ कहीं से भी कुछ निकल रहा होगा, एकदम भरा हुआ, ठीक है, तो दैट इज रेटिटेस्टिस। अब ये जो रेटिटेस्टिस हैं ये फर्दर आपके मिलेंगे कहीं आगे जाकर के, और ये आगे जहां मिलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे वैसा इफरेंसिया, इसको नाम देंगे वाशा इफरेंसिया, वाशा इफरेंसिया, ठीक है।
अब ये वासा इफ्रेंसिया आगे जाएगा और ये कुछ ऐसे नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर में, और फिर ये आगे ऐसे घूम करके ऊपर को निकल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एपिडाइडमिस, एपिडाइडिमस। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वैस डिफरेंस। कंफ्यूज मत होइएगा, वैसा इफरेंसिया अलग पोर्शन है जहां पर रेटिटेस्टिस जाकर के मिलते हैं, और वैस डिफरेंस अलग पोर्शन है। ठीक है, जो कि आगे जाकर के आपका मिलेगा सेमिनल वेसाइकल्स से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका टेस्टिस का। दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम इसी से समझेंगे कि जो स्पर्म का पाथ है। अब देखो, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर में, यही क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को। ठीक, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। ठीक है, अब आपका स्पर्म जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल में प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसके बाद ये आगे कहाँ जाएगा, रेटिटेस्टिस में, फिर उसके बाद जाएगा वैसाइफरेंसिया, वैसाइफरेंसिया से होते हुए एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से होते हुए ये वैस डिफरेंस, फिर इसके आगे कहाँ जाएगा उसकी भी हम बात करते हैं। तो ये चीज़ नोट रखें ताकि जब हम पाथ ऑफ स्पर्म देखें तब आप भूलें ना। तो आप कहें तो मैं नीचे बना देता हूँ, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पाथ ऑफ स्पर्म। ठीक है, ताकि भूले ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नीट में क्वेश्चन आया था इससे लास्ट ईयर, हर साल आता है। पाथ ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म आगे कैसे बढ़ता है उसका पाथ क्या है। तो सबसे पहले देखो, सेमिनिफेरस टिब्यूल में प्रोड्यूस हुआ, तो हमने लिखा सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, उससे फर्दर सेमिनिफेरस टिब्यूल में बना, उससे फर्दर कहाँ गया, रेटिटेस्टिस। ये क्या है, रेटिटेस्टिस, तो हमने लिखा रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से फर्दर आ गए वैसा इफरेंसिया, वैसा इफरेंसिया, वैसा इफरेंसिया से फिर आगे देखो कहाँ गया, ये नीचे ऐसे 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 आगे बढ़ता चला गया एपिडाइडमिस। एपिडाइडमस, एपिडाइडमस से फर्दर कहाँ गया, वैस डिफरेंस। दिख रहा होगा वैस डिफरेंस। अब वैस डिफरेंस से आगे कहाँ जाता है उसकी फर्दर हम नेक्स्ट फिगर में बात करते हैं, फिर हम ये प्रोसेस पूरा आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20 में भी इससे क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत कॉमन का क्वेश्चन है जो हर साल आता है। ठीक है, इसलिए आपको ये पूरा पाथ एज इट इज याद करना है कि ये स्पर्म कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो ये समझ गए, आगे चलते हैं। इसे मैं ऊपर वाले हिस्से को रफ कर देता हूँ।
चलो अब आगे वाले हिस्से में देखते हैं कि वो जो एपिडाइडिमस था, सॉरी वो जो वैस डिफरेंस था वो आगे जाकर के कहाँ मिलता है। ठीक, यहां से ये आपका आया वैस डिफरेंस, दोनों तरफ से टेस्टिस होती है ना, तो दोनों तरफ से ये आए आपके वैस डिफरेंस। और ये वैस डिफरेंस कहाँ जाएंगे, ये आगे एक स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमिनल वेसाइकल। तो ये दोनों मिलेंगे सेमिनल वेसाइकल से। ये फर्दर जाकर मिले सेमिनल वेसाइकल से। ठीक है, और ये सेमिनल वेसाइकल आगे जाकर के बनाएंगे स्ट्रक्चर दैट इज यूरिथ्रा। ये आगे जाकर के बनाएंगे यूरिथ्रा। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका पेनिस का। ठीक है, तो ये यूरिथ्रा और ये पेनिस का स्ट्रक्चर। और आउटर साइड में एक स्किन की कोटिंग पाई जाती है। ठीक है, दैट स्किन इज कॉल्ड प्रीप्यूस। इस स्किन को क्या बोलते हैं, दैट स्किन इज कॉल्ड प्रीप्यूस। अभी नेमिंग करते हैं, सिर्फ समझते जाइए। ठीक है, अब यहीं पर क्या पाए जाते हैं आपके, ये छोटी सी ग्लैंड पाई जाती हैं, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। इनका काम क्या होता है, ये जब स्पर्म यहाँ से आ रहा है, सेमिनल वेसाइकल से मिला, तो सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड भी उसी में मिल गया, और फर्दर ये आगे जब बढ़ा तो ये यूरिथ्रा के थ्रू आगे बढ़ते हैं। ये यूरिथ्रा से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका यूरिन और सीमेन सेम जगह से पास आउट होगा, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। ठीक है, तो नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, दिस स्किन, ये आउटर वाली स्किन दैट इज कॉल्ड प्रीप्यूस। प्रीप्यूस, ठीक है, और ये आगे जो हिस्सा होता है पेनिस में, दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, सॉरी, ग्लांस पेनिस।
ठीक है। और ये जो आपकी ग्लैंड्स हैं, दीज आर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, जब सीमेन नहीं रिलीज हो रहा था तो वहां से यूरिन पास आउट हो रहा था। अब यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जैसे ही सीमेन आएगा तो उससे पहले यूरिन को पूरा तरह क्लियर करने का काम ये होता है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। तो ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेट भी करता है, यानी कि एक वाइटिश चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो पूरी तरह क्लियर आउट हो जाए और सीमेन के लिए जगह बन जाए। तो इसी के साथ एक और ग्लैंड होती हैं, दैट इज नोन एज, यही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के ऊपर पाई जाती हैं, दैट इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये सेम वही सेमिनल वेसाइकल, दिस इज सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। तो अब ये सारा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है। तो हमने देखा वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस से फिर ये मिलेगा सेमिनल वेसाइकल से, सेमिनल वेसाइकल्स के सीक्रेशन के साथ ये आगे बढ़ेगा यूरिथ्रा के थ्रू और बाहर पास आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको जो पाथ को है उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने शायद एक चीज छोड़ दिया, दैट इज यूरिथ्रा। ये जो मेन रीजन है दैट इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा क्या है, ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन बोथ। ठीक है। तो यूरिन और सीमेन दोनों पास होंगे कहां से, आपके यूरिथ्रा से। तो देखते हैं, इसी को पूरा करते हैं। वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस आगे आकर मिला सेमिनल वेसाइकल से, तो सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल से फर्दर आगे गया कहा, यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा, और फिर फर्दर आपका सीमेन या आपके स्पर्म। एक्चुअली में स्पर्म हम तब तक कह रहे थे जब वो सेमिनल वेसाइकल से नहीं मिले थे। जैसे ही सेमिनल वेसाइकल से मिले तो आगे प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन, ये सब मिक्स हो जाता है। तो अब हम क्या कहते हैं, अब इसको हम टर्म का नाम दे देते हैं सीमेन, ठीक है। एक वर्ड होता है सीमेन। सीमेन ये क्या है, स्पर्म प्लस सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल प्लस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सीक्रेशन प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेशन। इन सब को मिला करके ये टर्म नाम दिया जाता है, दैट इज सीमेन, ठीक है। तो इसको अब हम नाम दे देंगे सीमेन, इन सबको पूरा, ठीक है। तो ये यूरिथ्रा के थ्रू सीमेन पास आउट कर जाएगा। चलो, तो अब फिगर की बात कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। वैसे तो डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड फिगर से आएगा, ठीक है। तो चलो इसी में समझ लेते हैं। तो ये देखो नीचे जो दिया है दैट इज स्क्रोटम, ये आउटसाइड द बॉडी पाया जाता है। आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा लो रह सके। और वो लो कितना होता है, वो लो होता है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। स्क्रोटम में टेस्टिस होती हैं, इसलिए आउटसाइड द बॉडी होने की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है।
और एक चीज़ और मैं डिस्कस कर दूं कि जो भी बच्चे या जो भी पर्सन, जो लोग बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, मतलब इतना टाइट कि ये जो स्क्रोटम है आपके अगर बॉडी से टच हो रहा है, इतनी टाइट अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आज नहीं होगी, आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद क्या होता है, आपने सुना होगा कई ऐसे कपल्स होते हैं कि शादी के 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो उसमें कॉमन प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये जो स्क्रोटम है ये आपकी बॉडी को टच कर रहा है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के साथ का हो गया है। ठीक है, आपकी बॉडी का और स्क्रोटम का सेम टेम्परेचर हो गया है, जिसकी वजह से अब क्या है कि स्पर्म उतने नहीं बन पा रहे हैं जितने नॉर्मली बनने चाहिए। और ये टेम्परेचर जो कम होता है, ये स्क्रोटम जो बॉडी के बाहर होता है, ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर कम होगा तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही वजह होती है कि ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो आपको आफ्टर मैरिज पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाएगा, इसीलिए हमें ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, चलो ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई। अब आते हैं फिगर पे। ये देखिए, दिस इज टेस्टिस। ये आपकी टेस्टिस से हमने सब पढ़ा था ना कि कैसे रेडी टेस्टिस से फिर वैसा इफेरेंसिया, वैसा इफेरेंसिया से नीचे एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस से फिर ये वेस डिफरेंस। ठीक है, जब हम लोग वैसेक्टोमी करते हैं, पुरुष नसबंदी करते हैं, तो यही वेस डिफरेंस को कट करके टाइट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, फिर ये देखिए, दिस इज यूरेटर। पीछे से आकर के मिल रही थी ना सेमिनल वेसाइकल्स के साथ, तो दिस इज यूरेटर। ये सेमिनल वेसाइकल्स इनसे आकर के मिल रही थी। ठीक है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है। फिर ये देखो, हमने प्रोस्टेट ग्लैंड बात करी थी, हमने बल्बोयूरेथ्रल भी बात करी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, फिर ये आपका पेनिस है, ये ऊपर की स्किन को हमने प्रिप्यूस बोला था। ठीक है, तो ये दिस इज पेनिस, एंड ये जहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों पास आउट होते हैं, दैट इज यूरिथ्रा। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर आपका खत्म होता है। ओके, तो आज यही रहने देते हैं, और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो पूरी तरह आई होप कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है या कोई भी आपका डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, और टाटा बाय बाय। सो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।